राम राम सा। डीडी राजस्थान और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में बने कार्यक्रम मरूरो गौरव ऊंट में आप सगला दर्शकों को घणो घणो स्वागत है। मैं आपरे साथे मनीषा चौहान। ज्यां के आप सगला दर्शक जाणो कि आपनो जो विशेष कार्यक्रम है मरूरो गौरव ऊंट इक अंदर आपा ऊंटा से जुड़ी जानकारी हासिल करा हाँ। आज भी आपा एक नए विषय पर बातचीत करांगा जो ऊंटा से ही जुड़ेड़ो है। आज आपा बातचीत करांगा शुष्क क्षेत्रों में ऊंटों के लिए चारा प्रबंधन। बिल्कुल सही भी। अब कोई भी आपा पशुपालन कर रहा हाँ और ऊंट की बात करा तो देखो चारों तो हर पशु ने चाहिए, तो चारों को प्रबंधन आपा किया कर सका जी का मायना आपा जाना के ज्यादातर राजस्थान की बात करा तो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र का अंदर इको पालन करो जा रहा है, तो बठे चारों को प्रबंधन की तरीकों आपा कर सका हाँ। इस विषय पर जानकारी लेकर अपने साथ पधारा है डॉक्टर प्रियंका गौतम जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान का और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से आप पधारा है, तो बहुत बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपको। नमस्कार प्रियंका जी। जी हाँ, आपा ऊंट पालन की बात कर रहे हैं और बी का मायना भी आप आज चारा प्रबंधन की बात करांगा और शुष्क क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो सेम पहला तो आपा जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है बिना थोड़ो सो विवरण चाहवांगा कि भी जो आपनो पश्चिमी इलाको है शुष्क है तो भी में की तरीके की विषम परिस्थितियां हैं। मनीषा जी, मैं आपको बताती हूँ कि जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है जिसको हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल जो है वो लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर, जालोर आदि बहुत सारे जिले आते हैं। और ये जो थार मरुस्थल है ये इसका एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसे वहाँ पर आंधी बहुत ज़्यादा आती है और वहाँ का तापमान बहुत अधिक रहता है, तेज़ हवा चलती है और वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ पर देखा जाए तो तापमान जो होता है वहाँ दोनों तरफ से एक्सट्रीम होता है। सर्दियों में तापमान जैसे -2 चला जाता है और गर्मियों में 48, अभी तो वहाँ पे 50 के ऊपर भी तापमान चला जाता है। और वर्षा वहाँ पे होती है 100 से 400 मिलीमीटर तक, जो कि बहुत कम है। राजस्थान में ऐसे भी जगह है जहाँ पे वर्षा 1000 mm से ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारा इलाका है वहाँ 100 से 250, 350, 400 mm तक ही बारिश हो पाती है वहाँ पर, और वहाँ बहुत अधिक हवाएं चलती है। और ये जो थार मरुस्थल है ये कम से कम 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इन विषम परिस्थितियों के बावजूद जहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है और यहाँ का जो भूजल है वो 80% तक भूजल जो है वो खारा पाया जाता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में थार रेगिस्तान हमारा फैला हुआ है और उसके बावजूद यहाँ पर 20 मिलियन की मानव आबादी है और यहाँ 23 मिलियन जो है पशु है, उनका भरण पोषण ये जो क्षेत्र है हमारा ये कर रहा है। अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है, शुष्क क्षेत्र थोड़े से बेहतर कह सकते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा वर्षा होती है और जो वहाँ पे जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन जिसे कहते हैं ना, तापमान की जो वरीयता है वो थोड़ी कम रहती है वहाँ पर, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा बेटर। लेकिन जो हमारा बीकानेर जिसमें आता है वो शुष्क क्षेत्र है और वहाँ पर बहुत अधिक विषम परिस्थितियाँ हैं पशुपालन के लिए भी और क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन के लिए भी बहुत अधिक वहाँ पर विषम परिस्थितियां हैं। जी बिल्कुल सही कहो। राजस्थान में अगर कुछ ज्यादा ही विषम परिस्थिति इलाको है तो वो आप अपनो पश्चिमी इलाका ने कह सकेंगे जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र का अंतर्गत आवे है। बहुत सारी विषम परिस्थिति आप जिया बताई। एक मायने ऊंट पालक जगह भाई बहन है वह ऊंट पाल रहा है और चारे की भी जरूरत है, तो चारों प्रबंधन इस समय करना क्यों आवश्यक हो जावे है? एक तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर वैसे ही परिस्थितियाँ खराब है, उसके बावजूद हमें यहाँ पे हरा चारा बहुत कम उपलब्ध होता है क्योंकि यहाँ पर वैसे भी यहाँ हरियाली कम है और जो फसल है उसको अपने आप उगाना ही बहुत मुश्किल है और ऐसे में एक पशु को पालना वो भी हरे चारे के साथ यहाँ थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जो हमारा ऊँट है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसका क्या है कि वो ऐसी परिस्थितियों में रह लेता है, विषम परिस्थितियों में वो रह लेता है। ऐसा कहते हैं ना कि जो मिलता है वो खा लेता है, रह लेता है। लेकिन उसके बावजूद क्या है, अगर हमें ऊँट की कार्य क्षमता बढ़ानी है, उसका उत्पादन बढ़ाना है, जो कि आजकल हम दूध पर बहुत फोकस कर रहे हैं कि हमें ऊँट का दूध उत्पादन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर हमें वो चाहिए तो उसका अच्छा चारा प्रबंधन हमें करना ही पड़ता है। और इसका एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि यहाँ पर क्या है, जो मानसून जो होता है जून से सितंबर तक, उस समय तक हमें हरा चारा मिलता है, लेकिन जो बाद का बहुत अधिक गर्मी वाला और बहुत अधिक जो सर्दी वाला टाइम है उसमें चारा ना के बराबर होता है। तो उस टाइम के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा चारा प्रबंधन करें जिससे कि हमारा जो जानवर है उसको हम अच्छा खिला सकें और उसका अच्छा उत्पादन ले सकें। बिल्कुल सही बात आपकी प्रियंका जी। आप बताया कि 12 मास आपने हरो चारो को नहीं मिल सके है, तो बी के लिए आपने प्रबंधन करना बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ हर मौसम के साथ आ चीज होगी। बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है तो बी का मायने भी चारा को अभाव हो जावे है, तो विषय में आपने प्रबंधन करने की बहुत जरूरत है। अब एक मायने भी अगर आप प्राकृतिक रूप से अगर आपने शुष्क क्षेत्र में जगह ऊंट पालन कर रहा है बाकी जो प्राकृतिक चारो है तो बी का स्रोत अगर जानना चाहवा तो कौन कौन सा स्रोत है जिससे प्राकृतिक रूप से आपने चारो मिल रहे हैं?
मैं आपको बताती हूँ मनीषा जी, ऊंट के बारे में कहते हैं कि ऊंट जब तक ऊपर मिल रहा है वो नीचे नहीं देखता है। मतलब एक ऐसे आम भाषा में कहावत है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ब्राउजिंग करता है। वो पहले जो ऊपर वाला पेड़ है, पेड़ में खाता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे झाड़ियाँ होती है उन पे चढ़ता है, बीच में वो लास्ट में घास को खाता है। तो उसके लिए क्या है कि प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दूसरा चारा बहुत कम है, क्योंकि फसल उत्पादन ही मुश्किल है, तो उसी के लिए जो प्राकृतिक स्रोत है वही ऊँट का मुख्य चारा होता है। उसमें क्या है, बहुत सारे जो बहुउद्देशीय झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं और घास है, वही उसका है। एक एक करके मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में देती हूँ। सबसे पहला है खेजड़ी, जिसको हम कल्पतरू भी कहते हैं, और जो मतलब थार का जो है बहुत महत्वपूर्ण पौधा है खेजड़ी। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको हम लूम कहते हैं आम भाषा में। और वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चारा का स्रोत जो है वो ऊँट के लिए, बकरियों के लिए भी सबसे अच्छा चारा स्रोत यही है। और इसका न्यूट्रिशन इसलिए अच्छा है कि इसमें 15 से 20% प्रोटीन मिलता है और ऐसे 15 से 20% कच्चा रेशा इसमें मिलता है। 1 से 2% में मिनरल्स भी होते हैं। तो ऊँट अगर इसको थोड़ा भी अगर डाइट में खाता है अपने सूखे चारे के साथ, तो ये है उसकी सेहत को अच्छा बना सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक खेजड़ी का वृक्ष जो है वो थोड़ा धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन ये 10 वर्षों में 6 मीटर तक चला जाता है और उसके बाद ये उत्पादन देना शुरू कर सकता है। इस पर हम चराई भी करवा सकते हैं या फिर उसको छांग के उसकी पत्तियां भी खिलाई जा सकती है। खेजड़ी के साथ एक और वृक्ष आता है जिसको पिल्लू कहते हैं और जाल कहते हैं। उसका जो नाम है, इसको टूथब्रश ट्री के नाम से भी जानते हैं। टूथब्रश ट्री, हाँ, उसको कहते हैं इंडियन मेस्क्वाइट भी कहते हैं। तो वो जो पेड़ है उसका भी ऐसा, उसमें क्या है कि हम उसको छंगाई थोड़ा मुश्किल होता है करने के लिए, लेकिन उसका भी न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। उसमें भी ऐसे 20% तक प्रोटीन होता है और जो पचाने वाले तत्व होते हैं वो भी उसमें 40 से 50% तक होते हैं। तो वो पेड़ भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से जब एक बार और खास करके जो खेजड़ी मैं बता रही हूँ, जो आपको खेजड़ी, जाल और भी यहाँ के अर्डू, इस तरह के जो पौधे हैं, ये मरुस्थल में इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने इनको 1 साल देखभाल करनी है। आप इनको लगा दो, उसके बाद ही अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप पलते हैं। तो उस हिसाब से भी ये ज़रूरी है। हमारा जो है मेहनत कम लग रही है, हमारे रिसोर्स कम ले रहे हैं, लेकिन ये उत्पादकता अच्छी देते हैं और हमारे जानवरों को पालने के लिए बहुत सक्षम हैं। तो इससे जाल से भी क्या है कि आप इसको 4-5वें साल से आप इसको खिलाना शुरू कर सकते हो और एक पूरा पेड़ बनने में इसको 10 से 12 साल लगते हैं। उसके बाद ये कई दशकों तक ये रहता है आपके साथ जी। उसके बाद हमारे पास कुछ और पेड़ हैं, जैसे कि नीम है, आजकल मोरिंगा भी बहुत जगह लगा रहे हैं जिसको सहजन कहते हैं। हाँ, एक अर्डू है। इस तरह के पौधे क्या ये जल्दी बढ़ते हैं, ये ना ये एकदम 2-3 साल में बढ़ने लगते हैं। 5-6 साल में पेड़ ऐसे तैयार हो जाता है। उसको आप छांग के उसकी पत्तियां खिलाई जा सकती है। और जो मोरिंगा है उसमें तो बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन 20% तक होता है। और इसका कोई जो एंटी क्वालिटी इफेक्ट है वो नहीं होता है। तो जानवरों को हम आराम से खिलाए जा सकते हैं। इनसे प्रोटीन बढ़ता है और उसकी उत्पादकता बढ़ती है। एक हमारे एनआरसीसी में शोध हुआ है कि अगर ये दूध देने वाली ऊँटनियों को खिलाते हैं तो उनका दूध उत्पादक भी बढ़ता है। इस मोरिंगा के पत्ते खिलाने से। और एक होता है पाला, जिसको बोलते हैं बेर। एक होता है हमारा खाने वाला बेर, एक वो छोटा जड़बेरी वाला बेर। वो दोनों तरह के जो बेर है वो प्राकृतिक बहुत अच्छे चारा स्रोत हैं। तो उसमें क्या है कि उनसे हमें पाला मिलता है। आप उनको लगा सकते हो अपने खेत की बाउंड्री पे, या अगर खेत में लगा हुआ है तो उसको आप हर साल छांग सकते हो। उसके छांगने से आपको जो छंगाई से जो पत्ते मिलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चारा स्रोत है और बहुत उपयोगी भी हैं। उनमें भी उसी तरह से 18 के आसपास प्रोटीन होता है और बहुत अच्छे से जानवर उनको पचा लेता है और बहुत पसंद भी करता है। कुछ तो होता है हम जबरदस्ती खिलाते हैं, कुछ है खेजड़ी है, बेर है, जाल है, इनको जानवर पसंद भी करता है। ऊँट अच्छे से इनको खा पाता है। इसी तरह से ये पेड़ हुए, कुछ झाड़ियाँ हैं जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उनमें है फोग है, लाना, केर, खीप, इस तरह की झाड़ियाँ हैं जो उस वातावरण को बहुत अच्छे से समझती हैं और बहुत अच्छे से उसमें ग्रो होती है। उनकी जड़ें गहरी जाती है। गहरी जड़ें होने से क्या होता है कि उनको गर्मी का एहसास मतलब उतना होता नहीं है और वो बहुत अच्छे से उस वाले एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है। अब अगर वो इतना अच्छे से रह रही है तो वो हमारे जानवर को भी अच्छा चारा देती है, न्यूट्रिशन चारा देती है हमारे जानवर को। तो उसमें फोग है, फोग को आप अच्छे से वो टीलों पे बहुत मिलता है। फोग का एक और चीज़ है कि वो जो रेत के टीले होते हैं उन पे वो अच्छे से खड़ा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसी तरह से खीप है, केर है। केर जिसको वहाँ पे लोग उसको एक बारिश का सूचक की तरह मानते हैं। ऐसा कहते हैं अच्छा फड़ाव है, इसका मतलब बारिश कम होगी। तो वो उसका इंडिकेटर भी होता है, लेकिन वो एक वहाँ का प्राकृतिक स्रोत है जो चारे के रूप में काम आता है। और उसके बाद ये झाड़ियाँ हो गई। उसके बाद हमारी कुछ घास होती है जो प्राकृतिक रूप से लगती है और आजकल तो उसको पाश्चर में लगाते भी हैं। वो हो गई सेवण है और धामण है, उस तरह की। उसके अलावा भी और घास है, लेकिन ये 2 है जो सबसे महत्वपूर्ण है।
जिनको खाया जा सकता है, क्योंकि इनकी पैलेटेबिलिटी जैसे कहते हैं कि जानवर का खाने का उसके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स होता है, वो उसको अच्छे से खा पाता है, पचा पाता है। तो सेवण है और धामण है, ये ग्रासेस अगर आप रखेंगे तो 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है, सूखी घास भी। और जब हरा हो जाएगा तो आप इसको जानवर को 2-3 बार इसमें चरा सकते हैं। उस तरह से ये है हमारे प्राकृतिक स्रोत जो ऊँट को पालने में बहुत सहायक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से प्रियंका जी आप माने आज जानकारी दी कि भी जगह ऊँट है, एक तो जी हम बताया कि पसंद कई है और जो अपना प्राकृतिक स्रोत के रूप के अंदर भी है, और जितना भी पेड़ झाड़ियाँ और घास आप बताई, इनमें जी पोषक तत्व के बारे में भी आप जानकारी दी, तो वो भी जानने ने मिलेगा जो प्राकृतिक स्रोत है आज सब पोषक तत्व भी मतलब सामान्य रूप से ही आपने मतलब जगह ऊँट है बांक मायने जावा है खाने के माध्यम से। तो बात ही कि अपना प्राकृतिक स्रोत है। अब आका अलावा भी क्योंकि आने चारे की व्यवस्था करनी जरूरी हो, सारी तो भी से पूर्ति हो कौन सके भी कि बीच आपा चढ़ने भेजो भी के बाद भी आपा जब घरा में रख रहा तो आना पाल रहा तो आना अलग से भी आपा कुछ खुआना पड़ेगा। तो अगर वैकल्पिक स्रोत की बात करा आका चारे के रूप में, तो वह वैकल्पिक स्रोत कहीं हो सके है? मैं आपको बताती हूँ वैकल्पिक स्रोत में क्या है कि एक तो हम फसलें ले सकते हैं, जैसे कि हमारा जो ये थार मरुस्थल वाला एरिया है उसमें क्या होता है ज़्यादातर दलहनी फसलें होती है जो कि ड्यूअल पर्पस होती है, मतलब कि उनका दोहरा उपयोग होता है। उसमें क्या है उनका दाना भी काम आता है और उनका चारा भी इसकी तरह काम आता है खिलाने के लिए, क्रॉप रेजिड्यू जिसको कहते हैं, उसको इसके तरह सूखे चारे की तरह उसको काम लेते हैं। उस फसल में हो गया ग्वार, हो गया मोठ, हो गया मूंग खिला सकते हैं, मूंगफली है। आजकल ये सब फसलें वहाँ पे होती है जहाँ पर कनाल का पानी लगता है, तो उस पानी के साथ साथ इनका जो चारा है वो भी एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम ले सकते हैं। जब मानसून में अच्छा मानसून है, अच्छा हरियाली है बाहर, जब ये सब जो प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं तब तक हम उनको ये खिला सकते हैं। लेकिन जब लीन पीरियड आता है या जब हमारे पास ये हरा चारा उपलब्ध नहीं होता तो हम इस तरह का जो क्रॉप रेजिड्यू है, जो ये फसल का अवशेष बचा हुआ है, इसको हम उनको अच्छे से खिला सकते हैं। ये फसल अवशेष है। और उसके अलावा अगर आपको चारा उनके लिए लगाना है कि आपको लग रहा है कि कुछ दूध देने वाली ऊँटनियाँ हैं, उसको आपको हरा चारा अलग से खिलाना है, पोषक चारा या अलग लगाना है, तो उसके लिए कुछ कुछ चारा स्रोत भी हैं, जैसे कि नेपियर है। नेपियर आजकल बहुत जगह डेयरी प्रोडक्शन में बहुत यूज़ होता है नेपियर का प्रोडक्शन, क्योंकि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, बहुत जल्दी बढ़ता है, उसका बहुत रीजनरेशन है। मतलब कि आप एक बार काट लोगे तो वो 1 साल में आपको 4 से 5 कटिंग वो दे देता है, सिवाय सर्दी के वो बाकी टाइम बढ़ता रहता है। आप उसको पानी लगाओ वो काटने के लायक हो जाता है। तो उसकी कटिंग देके आप उसको छोटा छोटा चैफ करके आप जानवर को खिला सकते हैं सूखे चारे के साथ, तो वो एक हरे चारे की पूर्ति करता है। साथ ही नेपियर में 8 से 12% प्रोटीन होता है। अगर आप छोटी अवस्था में काटते हैं तो वो जानवर के लिए पैलेटेबल भी होता है, उसको खिलाया जा सकता है। दूसरा एक आजकल नई चारा है कि हेज ल्यूसन जिसे कहते हैं हम, वो क्या है पेरेनियल है, मतलब बहुवर्षीय है। आप उसको एक बार लगा दीजिए और वो आपको काटते रहिए, वो आता रहेगा रीजनरेशन। वो लेग्यूम है, उसमें 18 से 22% प्रोटीन होता है और वो बहुत अच्छा स्रोत है। हम हमारे एनआरसीसी में उसको खिलाते हैं जानवरों को, जानवर उसको बहुत पसंद करते हैं। तो वो एक तरह से क्या है कि वैकल्पिक स्रोत है, वो हमारा तो नहीं है वहाँ के एरिया का, लेकिन अगर उसको लगाएंगे तो जानवर उसको खा के हम उसको पाल सकते हैं। उसके अलावा अभी अगर रबी सीजन है, जब सर्दी का मौसम है, उस टाइम पे चारा उपलब्धि कम होती है, तो उस समय में हम कुछ चारे की और फसलें हैं जो हम जनरली गाय भैंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको कुछ एरिया में लगा सकते हैं, जैसे कि जौ है, बारले, जई है, या फिर ल्यूसर्न है, रिजका। थोड़े एरिया में लगा सकते हैं और लगाने के बाद उसको हम कटिंग कर सकते हैं। वो मल्टी कट होता है, आपने एक बार काटा वो दूसरी 2 या 3 कट उसके ले सकते हैं। उसको भी छोटा छोटा चैफ करके आप दूसरे सूखे चारे के साथ खिलाने से इनका जानवरों का कुछ इनका जो न्यूट्रिशन है वो उसकी पूर्ति की जा सकती है। जी, आप आज शुष्क क्षेत्र की बात कर रहे हैं प्रियंका जी, तो शुष्क क्षेत्र में अगर आप चारो उत्पादन करना चाहो और बिना थोड़ा बढ़ाना चाहो कि आप अच्छी मात्रा में उत्पादन आप अभी को कर सका, तो भी का तरीका कहीं अपना सका? हाँ, तरीके अपनाने के लिए एक तो जैसे मैंने बताया, हमारे यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि हमें कृषि वानिकी खेती करनी चाहिए। हमें पेड़ हमारे उसमें ज़रूर अपनाने चाहिए, क्योंकि जो थार का मरुस्थल है या जो पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, उस वाले राजस्थान में हम पशुपालन को कृषि से अलग नहीं कर सकते, वो दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर वो दोनों साथ साथ चलेंगे तो हमको दोनों का साथ साथ ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसी के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने खेत में पेड़ ज़रूर रखाने, चाहे आप बाउंड्री पे लगाइए, चाहे आप बीच बीच में लगाइए, कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जो खेती को नुकसान भी नहीं करते। उनमें से खेजड़ी एक है, वो खेती को नुकसान नहीं करता है और साथ में वो हरे चारे की आपूर्ति भी करता है और वो बहुत अच्छा एक पेड़ है और वो लेग्यूम है, तो वो हमारी ज़मीन भी सुधारता है। तो एक वो तरीका है। दूसरा है कि हम
ये जो बताया दोहरे उपयोग वाली फसलें लगाएं, जिससे चारे की भी आपूर्ति हो सके और दाना भी मिल सके, तो किसान उसको लगाने में हिचकता नहीं है। क्योंकि जैसे मूंगफली है, बहुत बड़ी कैश क्रॉप है, लेकिन उसका चारा जो है बहुत न्यूट्रिशियस है, तो वो जानवरों के काम आता है, तो वो एक दोहरा उपयोग उसका हो जाता है। दूसरा है मोठ है। मोठ क्या है, बरानी खेती में कर सकते हैं। मोठ एक ऐसी फसल है जिसको आप बिना पानी के भी उगा सकते हैं, सिर्फ बारिश के पानी पे वो उग जाती है। तो ऐसी जो ज़मीन जो काम नहीं आ रही है, वहाँ पे आप मोठ लगा सकते हैं। उसका चारा भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, जानवर उसको अच्छे से खाता है। फिर एक चीज़ है, आजकल एक फॉडर मोठ का भी नया मतलब इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उसमें क्या है, वो थोड़ी लंबी फसल है, उसका चारा बहुत होता है और उसमें बाद में थोड़ा लेटर स्टेज में उसमें दाना लगता है, लेकिन उसका चारा काफ़ी अच्छा होता है। तो वो भी एक फसल है जो हम ऊँटों को दे सकते हैं। उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जैसे जो हमारा खाड़ा है, जैसे पानी लगता है जनरली, जो नहरों का पानी लगता है, उसके साथ साथ हम नेपियर लगा सकते हैं। नेपियर को हम बारी बारी काट के, नेपियर का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होता है, तो उसको वो एक लगा सकते हैं, तो उससे काफ़ी हरा चारा हमें जानवरों को खिलाया जा सकता है। और कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग होती है, अंतर फसल लगा सकते हैं। तो आप उसमें ऐसा करते हैं कि कुछ चारा फसल लगा दें, उसके साथ में कुछ ये दाने वाली फसल लगा दें, खाने वाली फसल लगा दें। तो उसमें भी क्या है कि अगर आप नेपियर को भी एक ऐसे 1 बाई 1 मीटर की पट्टी से बड़ी सारी लगा सकते हैं आप 30 मीटर पे, तो उससे भी आपको बहुत प्रोडक्शन मिलेगा। साथ में आपकी जो खाने वाली फसल है वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। तो इस तरह का एक वैज्ञानिक उपयोग कुछ करेंगे तो हम चारा भी साथ साथ में उगा सकते हैं और पशुपालन को भी हम सहायक बना सकते हैं इसमें। बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कृषि आरो काम के साथ ही आप पशुपालन भी करा हाँ। तो बिल्कुल किसान भाइयों चाहे कि भी मैंने खाद्यान्न फसल है वह भी आप कर सका और साथ ही साथ अपने पशुओं के लिए भी आप कर सका। तो आ एक चीज बहुत अच्छी आप बताइए कि फसल ई तरीके की आपने चुननी चाहिए जिसका मायने आप दाने को भी यूज कर सका और साथ ही साथ भी को जो भी अवशेष बचे है फसल को तो वो आप चारे के रूप में भी इस्तेमाल कर सका। हम एक आप बात करा, जब ऊँट का चारा प्रबंधन की आप बात कर रहे हैं तो इसे का मायने एक बात आवा है चारागाह प्रबंधन की भी, संरक्षण की भी। तो चारागाह संरक्षण को कई योगदान हो सका है ऊँट का चारा संरक्षण में? जैसे मैंने आपको बताया कि ऊँट एक ब्राउजिंग का एनिमल है, ये ग्रेज करता है, ब्राउज करता है, मतलब ये चरता भी है और ऊपर से भी डालियाँ वालियाँ खाता है। तो चारागाह का मतलब ये है कि आप उसमें अच्छे पेड़ और अच्छी झाड़ियाँ और उसके बाद वो रहे। लेकिन चारागाह में क्या होता है कि आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद आपने जानवर छोड़ दिए, जैसे हम करते हैं, तो वो ये जानवर इस तरह के हैं कि ये पेड़ को पूरा मतलब तहस नहस भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ओवर ग्रेजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कम मिलेगा तो ज़्यादा करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें चारागाह का ध्यान रखना है। हम रोटेशनल ग्रेजिंग कर सकते हैं कि आपने एक एरिया में अभी चराया, जब उसका पूरा रीजनरेशन हो जाए तब आप उस एरिया में दोबारा डालो, तब तक आप उसको दूसरे एरिया में शिफ्ट करो या कुछ दिन के लिए चारागाह को रोक दें। उसमें अगर एक ही जगह चराएंगे तो वो पूरा उसको खत्म कर देंगे, तो दोबारा से उसको लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जब उसको चराई, जैसे मानसून जब आता है तो उसमें दोबारा से सीडिंग करें। जैसे जो क्रॉप जो उसमें घास लगी है, हाँ, उसके बीज उसमें और थोड़ा डालें ताकि वो घास का उसमें रहे, वो खत्म ना हो। और जैसे कि हमारी सॉइल है उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन कम है, मतलब जमीन को भी कुछ तत्व चाहिए, पौधा सपोर्ट करने के लिए जमीन में भी कुछ चाहिए। अगर हम उसे नहीं देंगे तो पौधा नहीं पाल पाएगी। तो हमें उसका क्या है, बराबर उसका जो खाद का भी उसमें ध्यान रखना है कि आपको उसमें खाद देना है। और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनको थोड़ा सा बचा के रखना है। कम से कम जैसे यहाँ के जो पौधे होते हैं उनको बढ़ने में टाइम लगता है, 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो कम से कम उतने टाइम तक हम घास चरा सकते हैं, लेकिन पौधों को बचा के रखना है पेड़ बनने तक। तो उनका हमें विशेष ख्याल रखना है कि उनको जानवर ना चर ले, वरना जानवर उसको पूरा चर देगा तो उसको दोबारा रीजनरेशन होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उन पेड़ों को बचा के रखना है और घास का हमें रीसीडिंग करना है। फिर साथ में घास में कचरा आ जाता है, तो कभी कभी हमें उस कचरे को भी निकालना चाहिए, ताकि क्या है कि जो उसके दूसरे तत्व ना आकर जो पास्चर है वो प्योर रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो चरागाह अगर हम मेंटेन रखते हैं तो ही हम इस जानवर को सस्टेनेबल बना सकते हैं। क्योंकि इनकी जैसे कहते हैं कि जानवरों का कि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2.5 से 3% उनको खाना चाहिए होता है। तो ये जानवर बड़ा है, तो अगर हम पास्चर या चारागाह नहीं रखेंगे तो इसको बचाना या सूखे चारे से पालना थोड़ा मुश्किल है। तो चारागाह को जो है उसको बचा के रखना और उसको साइंटिफिक तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपने जो चारा प्रबंधन है ऊँटा के लिए भी का मायना आप चारागाह की भूमिका ने समझो। अब अगर बात करें कि जब चारा प्रबंधन की बात आ रही है तो अपना जगह स्थानीय समुदाय है तो वहाँ लोगों की कई भूमिका एक मायने रहे है चारा प्रबंधन के लिए? चारा प्रबंधन में लोगों की भूमिका ये रह सकती है, जैसे मैं सबसे कहना चाहूँगी कि ऊँट सबका जानवर है, इसे हम सबको मिल के बचाना है। एनआरसीसी के प्रयासों के साथ साथ सामूहिक प्रयास सबका रहेगा कम्युनिटी का, तभी हम ऊँटों को संरक्षित कर पाएंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जैसे जो बरानी क्षेत्र है उसमें सब मिलकर कम्युनिटी लेवल पर प्लांटेशन करें और ऐसे पेड़ लगाएं जिससे कि चारे की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, जिससे हम जानवरों को चारा दे सकें। वैसी झाड़ियाँ लगाएं जो उस एरिया की लोकल हैं,
जो सस्टेन कर सकती है, लेकिन जानवरों को चारा भी दे सकती हैं। और साथ में जो एरिया खेती के लिए नहीं है, जो बाहर एरिया है, उसको हमें कम्युनिटी लेवल पे किसान भाइयों को सबको साथ मिलके सबके जानवरों के लिए, ऊँटों के लिए नहीं, बाकी जो भेड़ बकरियाँ उन सब के लिए उसमें घास लगाएं, अच्छा चारागाह तैयार करें और उसको प्रोटेक्शन दें। तो उससे क्या होगा कि हम उन लोगों की भूमिका से ही हम सारे जानवर बचा सकते हैं। एक अभी रिसेंट एक स्टडी में पता चला है कि जो हमारा थार डेजर्ट है वो पहले से 10% ग्रीन हुआ है। तो ये सब हमारी मेहनत नहीं है, ये सब हमारे लोगों की मेहनत है। और सब लोग किसान भाई सारे कम्युनिटी लेवल पे मिलकर जब मेहनत करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो उसी मेहनत से जैसे हमारा थार ग्रीन हो रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि ये और ग्रीन होगा और हमारे जानवर संरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल। आप आज ऊँटा के चारा प्रबंधन की बात कर रहे हैं। देखो कई बार तो कहना में ही आवे कि ऊँट है जो कई दिनों तक बिना पानी के रह सके, बिना खाने के रह सके, लेकिन एक मतलब वो कोनी कि आप बिना पानी के रखा, बिना खाने के रखा, क्योंकि आप भी आज उत्पादन ले रहा, दूध को उत्पादन भी वे कर रहा है, दूध आप वहाँ से ले रहा है और बहुत अच्छा पोषक तत्व भी का दूध में भी आपने मिल रहा है। तो वहाँ का खाना में भी अगर पोषक तत्व नहीं जाएगा तो आप समझ सका कि बिका दूध के अंदर भी वह पोषक तत्व आपने नहीं मिलेगा। तो कौन कौन सा पोषक तत्व है जो वहाँ के चारा के अंदर होना चाहिए और वहाँ की कमी ना आप क्या पूरा कर सका? देखो इसमें क्या होता है कि ये हर मतलब जानवर से जानवर वेरी करता है कि उसको कितना न्यूट्रिशन चाहिए। और ऊँटों में भी जो दूध देने वाली ऊँटनियाँ हैं उनको ज़्यादा पोषण चाहिए, जो गर्भवती ऊँटनियाँ उनको ज़्यादा पोषण चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे या तो ये जो बाहर का अगर जो नेचुरली फीड करते हैं, प्राकृतिक जिस पे जाते हैं उस पर अगर प्राकृतिक तरीके से ये खा रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से चराई कर रहे हैं, तो उसमें बहुत हद तक इनका न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है। जैसे कुछ का मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया भी सही कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जब लीन पीरियड होता है या जब इनको हरा चारा उपलब्ध नहीं होता, फिर हम इनको सूखा चारा खिलाते हैं, सूखे चारे पे इनको पालते हैं। तो उस समय ये बहुत आवश्यक है कि हम इनको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स दें, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट, मिनरल सप्लीमेंट्स देते हैं। और इनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें। प्रोटीन जैसे आजकल सबका बात चल रहा है, बहुत बात होता है प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, तो जानवर को भी प्रोटीन चाहिए। अगर वो दूध देगा तो उसके दूध का उसके लिए उसको भी प्रोटीन चाहिए। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसको न्यूट्रिशन में सप्लीमेंट्स देते हैं। तो हम जैसे एनआरसीसी में ऐसा होता है कि वहाँ पैलेट्स बनते हैं, वहाँ अलग अलग क्या होता है कि आप उसका दाने के हिसाब से, उसके प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से दाना, किसी इनका पत्ता और कुछ और चीज़ मिला के, जैसे कुछ मिनरल सप्लीमेंट्स है उसमें कुछ कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब मिला के उनके देते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स सब जानवर के लिए ज़रूरी है। तो हमें थोड़ा थोड़ा हर जानवर को देना ही चाहिए। ऊँट को भी थोड़ा की ज़रूरत होती है जी, मतलब साथ में पूरक पोषक आहार भी आपने अंदर देना है। तो एक आप बात करें कि आज तकनीकी को टेम है, काम करने का तरीका बदल गया है, खेती करने को तरीको बदल गया है, फसला ने उगाने को तरीको बदल गया है, पशुपालन को भी तरीको बदल गया। तो अगर चारा प्रबंधन में आप तकनीकी ने देखा तो भी की कई भूमिका अभी दिखाई दे रही है आप? मनीषा जी, तकनीकी सब चीज़ें बदली। जैसे अभी क्या है, जैसे पानी आ गया, हम बीकानेर वाला जो पहले था उसमें क्या है कि हम वैसी फसलें लगाते थे जिनमें पानी बहुत कम ज़रूरत होता है। अभी भी कुछ एरिया जहाँ बरानी फसल लगती है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ा है हमारी फसलें चेंज हो गई है। हम मूंगफली पे शिफ्ट हो गए, मूंगफली बहुत लगा रहे हैं क्योंकि उसका अच्छा दाम मिलता है, तो अच्छी फसल है। उसी तरह से जो पशुपालन वाला में इसमें चारा प्रबंधन क्या है कि किसान एक पूरा एक एरिया स्पेशली पैसे उसको देने के लिए, चारे को देने के लिए थोड़ा सा हिचकता है कि इतना जगह में चारा लगा देंगे तो उसको उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। और गाय भैंस में क्या होता है कि वो दे भी देता है क्योंकि उसका दूध से उसको उत्पादन होता है। ऊँट के लिए थोड़ा सा हिचक इसलिए भी रहता है कि उसका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है और वो मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि हमें कृषि वानिकी आधारित खेती करनी चाहिए। उसमें कुछ चीज़ हैं जैसे अर्डू है, खेजड़ी है, जाल है, इस तरह के पेड़ हमें लगाने चाहिए। चाहे तो खेत की बाउंड्री पे, चाहे तो सड़क के किनारे, कहीं भी करके उस तरह के पेड़ हमें लगाने चाहिए जिनसे कि हमें पत्ता भी मिल सके और उनकी लकड़ी भी बाद में काम आ सकती है। वो दोनों तरफ से किसानों को फ़ायदा है। दूसरा, हमें कुछ फसलें ऐसी लगानी चाहिए जो चारे के लिए बहुत उपयुक्त हो। जैसे कि हम जैसे सर्दी में हम जई लगा सकते हैं, उसके साथ में आप अपनी सरसों लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 लाइन जई की लगाओ, बाद में सरसों लगाओ, उत्पादन में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे क्या एक चारा का स्रोत हमें अलग मिल जाता है। उसके अलावा हमें जैसे हम अगर ग्वार लगा रहे हैं, आपके बरानी में ग्वार बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं होता तब चारे के लिए तो उसको लगा ही सकते हैं, वो उसका चारा भी अच्छा होता है। उसके साथ ही अगर आपके पास थोड़ी सी पानी की व्यवस्था है तो आप कुछ पेरेनियल फसल जैसे लगा सकते हैं। जैसे आपने नेपियर लगा लिया, नेपियर के बीच में आप काफ़ी जगह छोड़ दीजिए, वहाँ पे आप अपनी फसल लगाइए। और उसी तरह से कृषि वानिकी का भी ऐसा ही होता है, आप पेड़ लगाइए, पेड़ों के बीच में अपनी फसल लगाइए, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो तकनीकी में यही है कि अगर हमें पशुपालन को जिंदा रखना है या पशुपालन को साथ लेके चलना है तो हमें चारे के लिए थोड़ा सा तो
स्थान देना पड़ेगा हमारे तकनीकी की तरफ आपने जाना ही पड़ेगा। और प्राकृतिक रूप से आप बहुत सारी चीजें भी नहीं कर सकते। प्राकृतिक भी एक, जैसे मैं बताया ना, जब मानसून होगा या जब हरा रहेगा सपोर्ट करेगा, लेकिन बाकी टाइम में तो हाँ। और एक चीज इसमें ऐसा है कि अगर आपके कुछ पेड़ ऐसी जगह में लगे जहाँ आप चराई नहीं करा सकते, तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं लीन पीरियड में। आप पेड़ के साइंटिफिक प्रूनिंग होती है, आप अच्छा पेड़ चुनिए और उसकी 30 से 40% तक प्रूनिंग कर दीजिए, और उसका जो पत्ते होते हैं वो भी आप जानवरों को दे सकते हैं, तो वही भी उनके सप्लीमेंट का ही काम करते हैं। जब लीन पीरियड में सूखे चारे के साथ आप पत्ते दीजिए तो वो काम करते हैं। तो प्रूनिंग का ही पूरा साइंटिफिक तरीका है। आप उसको अक्टूबर से फरवरी के बीच में प्रूनिंग कीजिए। जो पेड़ आपके खेत के बीच में जहां आप जानवर नहीं घुसा सकते, वहां पे आप उसकी प्रूनिंग करके उनको खिलाइए। और बहुत सारे पेड़ जो प्रूनिंग के बाद बहुत अच्छा रीजनरेशन करते हैं, क्योंकि वो अच्छा से रीजनरेट होते हैं प्रूनिंग। जी प्रियंका जी, अभी टाइम है जो चालना को हो रहे, तो चलता चलता आप अपना जगह ऊँट पालक भाई बहन है बने कई संदेश देना चाहोगा? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगी जो मैंने पहले भी कहा था, ऊँट हम सबका है, हम सबको मिलके इसको बचाना है। तो हमें क्या है, जो थार मरुस्थल है उसमें हमारा कृषि वानिकी और ये कृषि और पशुपालन साथ साथ चलता है। तो सबको यही है कि पशुपालन का भी ध्यान रखना है, और उसके लिए चारा प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जितना हो सके उतना आप पशुपालन के लिए चारा प्रबंधन का थोड़ा ध्यान रखिए और उसको वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से चारा प्रबंधन कीजिए। बिल्कुल प्रियंका जी, इतनी अच्छी जानकारी आज हमारा ऊँट पालक जगह भाई बहन बाना आप दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलांगा आपा ऊँटा से जुड़ी कोई नई जानकारी के साथ है, तब तक माने दो इजाजत। राम राम सा। राम राम सा।